श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का स्टूडेंट्स हैं। आज की इस प्रैक्टिस सीरीज में हम फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि टीचडी कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ से आपको पता भी चलेगा कि जो बेसिक्स आपने पढ़े हैं या उसके ऊपर बनने वाले क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं, या अभी भी आपको बेसिक्स को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। तो सीरीज को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और हाँ, यह प्रैक्टिस सीरीज है, बेसिक्स यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। तो चलिए, बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास। मन में आएगा आपका कि ये कौन सा चैप्टर होगा। क्वेश्चन पढ़ लो पहले। कैपलर सेकंड लॉ इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो चैप्टर का नाम आपको हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पहचान करके बता दो, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस चैप्टर के क्वेश्चन है। अगर नहीं लगेगा आइडिया तो आगे वाले क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में चैप्टर के नाम के साथ क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो हमें इसलिए प्रिपेयर होना है कि क्वेश्चन कहीं से भी पूरी बुक से पूछ लिया जाए हमसे, हम कैपेबल हो उसका आंसर करने के लिए, ठीक है। यही टारगेट है इस सीरीज का। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कैपलर सेकंड लॉ इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। कैपलर के तीन लॉ थे भाई, है ना। सबसे पहला लॉ क्या था, याद है, लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट ध्यान से देख लो, फिर इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। सबसे पहला लॉ था लॉ ऑफ ऑर्बिट का, जिसमें क्या बोला था हमें कि सन, जो हमारी अर्थ है, वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है और सन किसी एक फोकाई के ऊपर है, यानी कि ये वाला, ठीक है। ये हमारा ऑर्बिट और सन किसी एक फोकाई के ऊपर है, ये बोलता है लॉ ऑफ ऑर्बिट। दूसरा लॉ क्या था, याद है, लॉ ऑफ क्या, लॉ ऑफ कैपिलर सेकंड लॉ क्या था, लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया कि जो प्लेनेट सन के चारों तरफ घूमेगा वो इक्वल एरिया स्वीप करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि जब वो यहाँ दूर होगा तब भी वो इक्वल एरिया स्वीप करेगा, जब वो नजदीक होगा तब भी वो इक्वल एरिया स्वीप करेगा। ये दूसरा लॉ था, ठीक है। इसी लॉ को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एरिया। तो ये हो गया। दूसरे से क्या कहते थे, बताओ। दूसरे से कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किसे, लॉ ऑफ एरिया को ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। और यहीं पर एरियल वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट आता है। एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये सारी चीजें किसमें से पूछी गई हैं भाई, ये पूछी गई है केपलर सेकंड लॉ में। देख लो, लॉ ऑफ एरिया कहते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। और इसके बाद एक तीसरा लॉ भी हमारे पास आता था, उसे भी बता देता हूं। थर्ड लॉ, याद है थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड, ठीक है। क्या बोलता था कि टाइम का स्केल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, दैट इज आर के क्यूब, दैट इज आर के क्यूब। और यहां से रिलेशन भी निकलता है, T1 ओवर T2 का स्केयर इट इज इक्वल टू R1 ओवर R2 की पावर 3। अगर ये दो यहां से हटाना है देन ये 3/2 हो जाएगा। तो ये थे केपलर के तीनों लॉज जो आपको अच्छे से आने चाहिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन सेकंड लॉ का पूछा है, जो क्या है, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलूंगा। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, पढ़िएगा क्वेश्चन। द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ अ कॉमेट ए इज 4 टाइम द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द कॉमेट बी। द रेशो ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ कॉमेट ए एंड कॉमेट बी। पीरियड का पूछा है। अब आपको पता है ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में चलेंगे, है ना। कौन सा केपलर का लॉ को फॉर्मूला लगेगा, कौन सा जो अभी हमने पढ़ा तीसरा लॉ। क्या बोलता था तीसरा लॉ कि टाइम पीरियड जो है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर है। इज दैट क्लियर। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ कॉमेट ए इज 4 टाइम द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ कॉमेट बी। अगर इस कॉमेट बी की सेमी मेजर एक्सिस हम 2 ले लेते हैं तो ए की कितने आएगी, 4 टाइम R2। ठीक, क्लियर यहां तक देखो।
कॉमेट ए इज 4 टाइम द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ कॉमेट बी। कॉमेट बी को माना R2 और कॉमेट ए हो गया 4R2 या R मान लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलो भाई R मान लो। अगर एक R है तो दूसरी 4R है। ठीक है, तो चलो इनकी रेशो बोला है T1 का स्केयर बटे T2 का स्केयर इज इक्वल टू A का, क्योंकि T1 बोला है ना तो ये A है, तो 4R की क्यूब बटे में R की क्यूब। अब R की क्यूब से R की क्यूब तो गया, 4 की क्यूब 4 चौके 16 चौके 64 आ गया। तो T1 ओवर T2 स्केयर था तो अंडर रूट लूंगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और हमसे पूछा द रेशो ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द कॉमेट ए इज टू बी, दैट इज 8:1, दैट इज 8। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कहां से निकला? केपलर के तीनों लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। यूनिट कौन सी है, चैप्टर कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। और हाँ, टाइम को नोट कर लीजिएगा अगर नए एस्पिरेंट्स हैं, बाकी तो कुछ एस्पिरेंट्स जानते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर जरूर ज्वाइन करें, वहां पे लिंक पहले आपको मिल जाएगा। और हाँ, किसी को बेसिक्स पढ़ना है हमारे साथ, है ना, हमारे पेड बैचेस तो वो भी अवेलेबल है, फ्री बैचेस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है इस सीरीज के अलावा बेसिक्स के लिए। ये सिर्फ प्रैक्टिस सीरीज है, इसमें प्रैक्टिस होगी। ठीक है, आगे लेकर चलूंगा। और हाँ, ये भी बता दूं, अगर किसी एस्पायरेंट्स को कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर मेजोरिटी होगी, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लाइक उस टॉपिक पे आएंगे, या ज्यादा एस्पिरेंट्स किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को कमेंट करेंगे, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक की थ्योरी भी आपको यहाँ पर इसी प्रैक्टिस सीरीज में हम करवा देंगे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। नंबर वन, एक तो ये जो कैपिटल जी है ना, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, अकेला ही काफी है सबके लिए। ठीक है, और मैंने बार बार कहा है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसकी वैल्यू पूछ लेते हैं, इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछ सकते हैं, इसकी यूनिट पूछ सकते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी? इट इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। यूनिट इसकी शॉर्टकट कहा है, नमक याद रखना, नमक, यस, खाने का नमक। ठीक है, नमक न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस, देखो नमक न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी-2, ये यूनिट हो गई भाई इसकी। अब अगर यूनिट भी पता है, वैल्यू भी पता है, तो डायमेंशनल फार्मूला तो अपने आप निकल जाएगा। कैसे? याद करने की जरूरत नहीं, न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो MLT-2 मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर केजी-2 बटे एम स्क्वायर, कितना बना ये? M की पावर -1, L की 3, T की पावर माइनस, तो कौन सा ऑप्शन? M की पावर -1, L क्यूब, T की पावर -2, ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से, एक बार फिर से देखो ध्यान से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी? 6.67 10 टू द पावर -11। राइमिंग है 7-11, 6.67 10 टू द पावर -11। यूनिट शॉर्टकट है नमक, नमक, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी-2। मेरे साथ साथ बोलो, ऐसे काम नहीं चलेगा, मेरे साथ साथ बोलो, याद हो जाएगा। नमक न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी-2, बस। कोई डायमेंशनल फॉर्मूला तो आसान है, न्यूटन का MLT-2, मीटर स्क्वायर का लेंथ का स्क्वायर, केजी-2 मीटर स्क्वायर नीचे, बस। कंबाइन किया, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए निकला, दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। क्लियर? आगे चलूं? आगे चले, चलो। द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन ए प्लेनेट। अब तो देखो आपको आइडिया लग गया कि ये कौन सा चैप्टर है, ये कौन सी यूनिट है। अगर आइडिया लग गया तो अभी इस क्लास को पॉज करो, पहले कमेंट करो, मुझे बताओ ये यूनिट कौन सी है। ठीक है, आइडिया आपको लग गया होगा। द वैल्यू ऑफ जी ऑन अ प्लेनेट, ये जी है, वो भी जी था, वो कैपिटल जी, वो बड़ा भाई, ये छोटा भाई, दैट इज स्मॉल जी। क्या बोलते हैं? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैल्यू कितनी अर्थ के ऊपर? 9.8। यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ये भी एक्सेलरेशन ही है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैपिटल जी? M/R²। दिस इज द फॉर्मूला किसके लिए? जी के लिए, GM/R²। देखो, मास के अर्थ, प्लेनेट के मास पे भी डिपेंड करती है, प्लेनेट के रेडियस पे भी डिपेंड करती है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी लिख देता हूं, हर चीज पता होनी चाहिए। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट।
ये ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, याद रखना। स्मॉल जी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये प्लेनेट के मास पे डिपेंड करता है, ये प्लेनेट की रेडियस पे डिपेंड करता है दोस्तों। फॉर एग्जांपल, अगर एस्केप वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट लेना, वो भी यही लगता है, लेकिन चलो उसको आगे हम अगर क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब यहां से और क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये आपकी अर्थ है ना। पहले तो ये इसका आंसर देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ जी ऑन प्लेनेट डिपेंड अपॉन इट्स मास, बिल्कुल ठीक है। डिपेंड ऑन इट्स साइज, बिल्कुल ठीक है। डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी ऑन द प्लेनेट, जी नहीं, ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, यस, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो देखो, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इट इज इक्वल टू जीरो। एक बात और याद रखना, जैसे सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटती है, जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटती है, जैसे डेप्थ की तरफ आते हैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तब भी घटती है। तो मैक्सिमम कहां पे होती है? मैक्सिमम होती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर ये क्या होगी? ये मैक्सिमम होगी। इज दैट क्लियर? इसके अलावा इस हिस्से पर आपका पोल है, इस हिस्से पर आपका इक्वेटर है, ठीक है, यहां भी, यहां ये दो पोल। हम जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल के ऊपर मैक्सिमम होती है, इक्वेटर के ऊपर मिनिमम होती है। क्यों भाई? क्यों? आप सभी जानते हैं, यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक के डिस्टेंस से थोड़ा सा ज्यादा होता है। हमारे जो इक्वेटर है वहां पर डिस्टेंस ज्यादा है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस के। और पोल पे डिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू हमारे किसका? इक्वेटर का। तो जब डिस्टेंस कम होगा तो हमारी जी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, यहां से भी आप इस रिलेशन को निकाल सकते हैं। तो तीन चार रिलेशन पढ़ लिया हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। यहाँ से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, तो हर एक चीज का बारीकी से पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? आगे लेकर चलूं? कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे क्या हमसे पूछा जाएगा। द डेंसिटी ऑफ अर्थ इज अबाउट, भाई चलो बताओ। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम। केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट है, कई जगह यूज हो जाते हैं। ठीक है, लगभग 5400 के आसपास होती है। ठीक है, और पानी की डेंसिटी 1000। वैसे कायदे से 997 होती है, लेकिन रफली हम कैलकुलेशन के लिए 1000 ले लेते हैं। इज दैट क्लियर? तो कितना टाइम हो गई भाई? 5.5 टाइम टू दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 5.5 टाइम द डेंसिटी ऑफ द वाटर, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। है ना, इस क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा नहीं रुकेंगे, आगे चलेंगे। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, सीधा बताऊंगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फोर्स ओवर मास, दैट इज एम एल टी माइनस दो बटे एम, जो कितना आ गया? एल टी माइनस दो। तो एम जीरो एल टी माइनस दो, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसकी तरह है ये? इसका डायमेंशनल फार्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की तरह, इसका डायमेंशनल फार्मूला एक्सेलरेशन की तरह। किसका? एक्स ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का क्या होती है? फोर्स ओवर मास होती है। आगे लेकर चलूं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। When a body is taken to moon from the earth, then क्या होगा? Its mass and weight both decrease करेंगे। Its mass increase but weight decrease. Its mass decrease but weight increase, और ऑप्शन नंबर डी, its mass remain the same but weight decrease। अब इसके लिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द वेट। कल भी मैंने, कल वाले जो क्वेश्चन किए थे वहां पे भी थोड़ा सा आइडिया दिया था। देखो, मास क्या होता है? मास का सीधा मतलब, मास मतलब कितना मटेरियल है, क्वांटिटी कितनी है। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे ये बॉडी है, ठीक है, ये स्किन मेरी, ठीक है, इसके अंदर बोन्स हैं, ब्लड है, बहुत कुछ है। ठीक है, ये मतलब ऐसा समझ लो भाई मटेरियल। देखो, अगर मैं कितने मटेरियल का बना हूं, मैं यहां पे रहूं चाहे मैं मून पे रहूं, मेरा मटेरियल सेम होगा। जैसे ये हाथ है, देखो 5 उंगलियां, ये है ना, ये देखो स्किन है, ये नेल्स है, ये स्किन, ये नेल्स, दैट इज मास। ये कैसे बना हुआ है? देखो, इस ये वाला मास है सारा, दैट इज मास। समझे मेरी बात? अब ये जो ऐसा हाथ है ना, ये यहाँ पे भी ऐसा ही रहेगा,
है ना? आपके घर में आऊं, ये हाथ वैसा ही रहेगा। ठीक है, मैं मून पे चले जाऊं, ये हाथ उतना ही रहेगा जितना ये है। दैट इज मास, जो सेम रहता है। व्हाट इज वेट? मैंने कहा था वेट इज अ फोर्स। इसका वेट यहाँ पे कुछ और होगा, बिकॉज वेट डिपेंड ऑन द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मून पे जाऊंगा, वहां पे मेरा वजन कुछ और होगा, है ना? एस्केलेटर में मैं जाऊं, मैं ऊपर की तरफ जाऊं, अगर किसी एक्सलेशन से एकदम से ऊपर की तरफ जा रही है तो मेरा वेट के ऊपर फर्क पड़ेगा। समझे मेरी बात आप? जैसे एक और एग्जांपल दो, जैसे डस्टर है, देखो इतनी लकड़ी का बना है, इतनी सी लकड़ी का, इसका मास यहाँ पे भी इतना ही रहेगा, यहाँ पे भी ये इतना ही रहेगा। हम अर्थ मून के ऊपर चले जाएं, इतनी ही लकड़ी का ये डस्टर बना रहेगा, ऐसा नहीं कि आधा हो जाएगा। लेकिन इसके वजन में फर्क पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जी, स्मॉल जी चेंज होती है जगह से जगह। तो आंसर मिल गया आपको। इट्स मास रिमेन सेम बट इट्स वेट डिक्रीज, उसका वजन डिक्रीज करेगा, क्योंकि मून की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/6 है अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। बस इतना याद रखना। और मास और वेट के कॉन्सेप्ट में कभी कंफ्यूज मत होना, ये न्यूमेरिकल में भी दिक्कत देता है। कई बार हमें 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कई बार हमें 9.8 से डिवाइड करना पड़ता है, और ये आपने अच्छे से देखा था लास्ट क्लास में, इसके ऊपर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल किया है। ठीक, और अब तो आपको आइडिया लग गया होगा कि यूनिट कौन सी है। तो अभी मुझे कमेंट चाहिए आपसे कि ये यूनिट कौन सी है ना? और हाँ, अगर थोड़ा सा भी वैल्यू मैं ऐड करता हूँ डेली इन क्लासेस से, 9 बजे जो क्लासेस होती है आपकी, तो वीडियो को जरूर लाइक करना है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। थोड़ी सी तो अपने दोस्तों की भी कीजिए केयर, थोड़ी सी तो अपने दोस्तों की भी कीजिए केयर। जल्दी से जल्दी इस क्लास का और इस चैनल का लिंक उनके साथ कर दीजिएगा शेयर। ठीक है, चलें आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो, escape velocity or speed on the surface of a planet varies with the mass of a body. अब व्हाट इज escape velocity? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मुझे पता है आपको सारी वैल्यू आती है, मैं पूछ रहा हूँ इन टर्म ऑफ फॉर्मूला। व्हाट इज escape velocity? अंडर द रूट ऑफ 2 g r, where r is the radius of that planet, g is the acceleration due to gravity। देखने पे लग रहा है कि कहीं पे escape velocity मास ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस अर्थ से बाहर फेंकना है, रॉकेट को बाहर फेंकना है। अब मैं तो लगभग 65 to 70 kg, रॉकेट हमारी टन्स में। इज दैट क्लियर? तो क्या मेरी स्केप वेलोसिटी कम होगी, उसकी ज्यादा होगी? सोचो। ये पेन है, इसको अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर भेजना है, इतना सा पेन है, एकदम से फेंकूंगा पहुंच जाएगा? इसकी एस्केप वेलोसिटी और उस इतनी बड़े रॉकेट की एस्केप वेलोसिटी क्या बराबर होगी, या इसकी कम होगी, या इसकी ज्यादा होगी? याद रखना, एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट ओनली डिपेंड अपॉन द मास ऑफ दैट प्लेनेट। अब मास से मेरा मतलब आ गया फिर जी और उसका रेडियस, सिर्फ प्लेनेट के ऊपर डिपेंड करता है और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब अर्थ की जो एक्सलेशन ड्यू टू एस्केप वेलोसिटी है √2 g r, वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, कि हमें किसी ऑब्जेक्ट को एटमॉस्फेयर को बाहर भेजना है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड होनी चाहिए, तभी बाहर जाएंगे। फिर वो ये पेन हो छोटा सा, इसको भी उसी स्पीड से जाना पड़ेगा, चाहे वो रॉकेट हो इतनी भारी भरकम, उसको भी उसी स्पीड से जाना पड़ेगा, तभी एटमॉस्फेयर को तोड़ पाएंगे। ये इसके मास के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता, हमेशा याद रखना। ठीक है, कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर एक ऑर्बिटल वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट आता है, जो होती है अंडर द रूट ऑफ g r। ये भी याद रखना, ये लगभग 7 के आसपास कितनी होती है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। अभी निकल गया था पूरा आंसर मुंह से, ये आप बताओगे। ये मैंने बता दिया ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है, वो आप मुझे बताओगे। 7 तो चलो मैंने कह ही दिया, मुझे एग्जैक्ट बताओ। 7 पॉइंट कितना किलोमीटर पर सेकंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। इन दोनों के बीच में रिलेशन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी √2 टाइम ऑर्बिटल वेलोसिटी, दिस इज द रिलेशन। और ये क्वेश्चन जब मास पे डिपेंड ही नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर ए, m⁻0 दैट इज 1, भाई डिपेंड ही नहीं करता, बाकी तो सारे डिपेंडेंट है। ऑप्शन हमारे ऑप्शन ए बचा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर लेकर चलूंगा, पढ़ो। एस्केप स्पीड ऑफ चॉक ऑफ मास 2 ग्राम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड।
एस्केप स्पीड ऑफ अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अभी हमने बात की भाई 50 ग्राम हो चाहे 50,000 किलोग्राम हो, फर्क नहीं पड़ता, है ना। हमें फर्क नहीं पड़ता ये जमाना क्या कहता है, हमें फर्क नहीं पड़ता ये जमाना क्या कहता है। एस्केप वेलोसिटी हमेशा 11.2 हमें लेनी है बस। फिर वो छोटा सा चौक हो, फिर वो बड़ा सा घर हो, फिर वो हमारा रॉकेट हो, या चाहे हम ही क्यों ना हो। इज दैट क्लियर? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A satellite is moving in a orbit around a planet with a kinetic energy K and a potential energy U. Satellite will escape from the gravitation pull of planet if kinetic energy become half, double, three time and four time. तो ये आप सबके लिए क्या रहेगा, होमवर्क क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए हाफ, ऑप्शन नंबर बी डबल, ऑप्शन नंबर सी थ्री टाइम और ऑप्शन नंबर डी फोर टाइम। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज है आज की इस क्लास के। आशा करता हूँ जितना पढ़ाया अच्छे से समझ आ गया, है ना। थोड़ी सी थ्योरी भी इसमें मैंने करवाई एमसीक्यू से रिलेटेड आपको, तो उसको एक बार और फिर से देख लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। और 9 बजे का टाइम याद रखिएगा, डेली यहाँ पर क्लास होगी, डेली यहाँ पे प्रैक्टिस होगी। नए हैं चैनल के ऊपर फिर कहना चाहता हूँ, अगर हमारे पेड बैचेस में पढ़ना है व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहां पे लिंक आपको पहले मिलेगा। खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, यूट्यूब के ऊपर क्लासेस है, वेरियस प्लेलिस्ट है, वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो चलिए भाई, मिलते हैं आपसे कल इसी समय 9 बजे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक कदम सफलता की ओर।